हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। ये 6 to 12 एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों का ही मिश्रण है। तो आप यहाँ पर अगर ओल्ड न्यू में से कोई भी अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड भी करना है न्यू भी करना है तो यहाँ पर आपको दोनों से ही मिश्रित प्रश्न मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग नोट्स भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर बताए जाते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि राज तरंगिणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज तरंगिणी बहुत ही आपने रेयर देखा होगा कि मतलब हर पेपर में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें इससे प्रश्न नहीं पूछा हो हिस्ट्री सब्जेक्ट से, नहीं तो अधिकतर यहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। पहला ऑप्शन है कलहन कृत राज तरंगिणी कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसकी रचना संस्कृत में महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि यह पहली कृति है जिसमें आधुनिक काल के इतिहास लेखन के लक्षण मौजूद है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि कलहन किसी के दरबार में नहीं रहा तथा चाटुकारितापूर्ण विवरण न देकर तटस्थ विवरण देता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप राज तरंगिणी से संबंधित अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। राज तरंगिणी किनकी कृति है तो कलहन की कृति है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में यहाँ पर विस्तार में वर्णन किया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर तो राज तरंगिणी की विश्वसनीयता इस बात से और अधिक पुष्ट होती है कि कलहन किसी के दरबार में नहीं रहा तथा चाटुकारिता विवरण न देकर के तटस्थ विवरण देता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं तो ये सभी जो है कथन सही हैं। आप चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं ये किन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से संबंधित थे, या फिर थर्ड ऑप्शन है देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, और डी है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो किन से ये जुड़े हुए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये नाम आप लोग याद रखिए। कौन, अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट जो थे वो यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। 12th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो 12th क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अष्टाध्यायी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो नहीं है उसी को खोजना होगा। तो हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, जो मूलतः एक योग ग्रंथ है। तो दो ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या 8 है। इसके बाद डी ऑप्शन है, अष्टाध्यायी के सूत्र पद्धति में लिखे जाने के कारण महर्षि पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। तो सभी ऑप्शन को हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि ऑप्शन जो है कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखिए
सबसे पहले अगर हम बात कहें तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक प्रामाणिक ग्रंथ है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यही गलत है, तो यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रचना 6ठी शताब्दी में यहाँ पर बताया गया है, कि जबकि इसकी 6ठी शताब्दी में नहीं बल्कि 4थी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। और ये मूलतः क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और इन्होंने क्या कहा यहाँ पर? योग ग्रंथ है। जी नहीं, ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो दिया है यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसके बाद तो ये आप यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पर जो है उत्तर सी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि पहले इसमें 1000 श्लोक थे, इसे जय कहा जाता था। और तीसरा ऑप्शन है, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो जाने से भारत कहा गया। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत पड़ा। तो ये सभी ऑप्शन हमने देखे, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कूट में आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। सी दिया है पहला, तीसरा और चौथा सही है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। डी ऑप्शन है कि तीसरा और चौथा सही है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपको आंसर बताना है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कौन सा? यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा सही है। अब चलिए हम लोग फिर से चलते हैं इसके ऑप्शन पर। तो पहला ऑप्शन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि यह 10वीं सदी से 4थी सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है, और ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की थी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ें। इसमें कहा गया सेकंड ऑप्शन में कि पहले इसमें 1000 श्लोक थे, इसे जय कहा जाता था। तो ये 1000 श्लोक नहीं था बल्कि कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। और जिसे जय कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? विजय। मतलब जय कहा जाता था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? विजय होता था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, बाद में इसे 24,000 श्लोक हो जाने से भारत कहा गया। तो ये भी ठीक है। इसके बाद 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत पड़ा। तो ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो था ना आपका, जो भी सेकंड ऑप्शन जो भी आ रहा है जिस भी उसमें, वो गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें वो 2 है, इसमें 1 3 4 है। तो इसीलिए 1 3 4 जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उत्तर सी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ से संबंधित प्रश्न है। तो बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, और ऑप्शन को पढ़कर हमें पता चलेगा कि सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। दूसरा ऑप्शन है, पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती हैं। उसके बाद उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, फिर बी है 1 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वो कैसे? चलिए हम लोग वापस से चलते हैं ऑप्शन की तरफ।
इसमें पहला ऑप्शन था कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो बिल्कुल बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद दिया है कि पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती है, बिल्कुल नहीं, उत्तरी बिहार में नहीं बोली जाती है, बल्कि दक्षिणी बिहार में बोली जाती है। कहाँ? दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में बोली जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार यहाँ पर होगा, जबकि यहाँ पर उत्तरी बिहार और कन्नौज लिखा हुआ है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि पूर्व जन्मों की कथाएं किनकी? महात्मा बुद्ध की, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन जिसमें भी है, देखिए यहाँ पर जो है ये पक्का यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर एक बी ऑप्शन जो है 1 और 3 है, और ये यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में 1 और 3 आ गया है, तो 1 और 3 जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, और जैन साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ऑप्शन। पहला है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ईसा की 8वीं सदी में वल्लभी में उन्हें संकलित किया गया था। देखिए कौन सी भाषा में लिखी गई है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन ग्रंथों की भाषा आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं और इसको आप अच्छे से कर भी लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या पहला कथन सही है या पहला और तीसरा सही है? सी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, और डी है कि पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित प्रश्न जो है वो कौन सा सही होगा, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अगर सही उत्तर की बात करें तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है सही है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं, हम लोग वापस से चलते हैं अपने यहाँ पर ऑप्शन की तरफ। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो जैन धर्म के साथ साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म की अगर बात करें, बौद्ध ग्रंथों की रचना की बात करें, तो उनकी भी रचना किस में हुई है? उनकी भी रचना किस में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं कि ईसा की 8वीं सदी में वल्लभी में उन्हें संकलित किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है इसको आप देखिए, देखिए ये 8वीं सदी दिया हुआ है, 8वीं सदी नहीं बल्कि कौन सी सदी होगी? 6वीं सदी होगी। कौन सी होगी? 6ठी सदी होगी। ठीक है, 6ठी सदी में गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के वल्लभी नगर है। वल्लभी क्या है? नगर का नाम है। नगर में जैन ग्रंथ को अंतिम रूप में संकलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8वीं सदी दिया है, जबकि 6ठी सदी में हुआ था, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो दिया है जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के बार बार उल्लेख जो है मिलते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो हमें सही ऑप्शन बताने थे, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य यानी चाणक्य, उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये नाम जो है उनके कई लिए जाते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखते हैं, हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा सही उत्तर क्या है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दे दिया है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है, इसमें से आपको बताना था कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप चाहें तो ऑप्शन को दोबारा से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, कौन सा सही होना चाहिए?
तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, बिल्कुल सही है। किनके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका डी ऑप्शन के साथ ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें। तो संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कि ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। दूसरा है इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या डी केवल 3 सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात अगर हम करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या था? पहला ऑप्शन ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ है। और तीसरा ऑप्शन क्या था? संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पर ना थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसके बारे में? संगम साहित्य के संबंध में। तो ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। संगम साहित्य से संबंधित रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर देखें तो 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत के रूप में विभिन्न भाषाओं पर विचार कीजिए। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में प्रश्न पूछा है। पहला है यहाँ पर संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। दूसरा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी और इतावली का संबंध भारोपीय परिवार से है। और इसके बाद अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो थर्ड ऑप्शन दिया है कि भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और इसमें से आपको क्या बताना था? सही कथन बताने थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या पहला सही है, या फिर केवल दूसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है, या फिर डी 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन है ना आपका सी सही होगा, 2 और 3 सही है। तो पहला क्यों नहीं सही है? तो जो भी ऑप्शन जिसमें भी पहला आ रहा है वो गलत है। केवल 2 ही नहीं बल्कि 3 भी सही है। तो इसीलिए सी ऑप्शन की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा था? साहित्यिक स्रोत की संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो ये इसमें पूछा कि क्या ये सही है? तो नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा भी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है संस्कृत भाषा? भारत यूरोपीय। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भारोपीय भाषा। तो भारोपीय यूरोपीय भाषा जो है, भारत यूरोपीय भाषा संस्कृत भाषा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि नहीं है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? ये गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या था हमारा? दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही था। तो देखिए ये आपके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पे नोट्स यहाँ पर अगर आप चाहते किसी टॉपिक को लेकर के आऊँ तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।